नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और खबरदार का जो ये खास कार्यक्रम है ये आज तक के वॉर रूम से है। वॉर रूम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 10 दिन हो गए हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध को और हर बढ़ते दिन के साथ तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या ये तनाव विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? ऐसे तमाम सवाल हम सभी के मन में हैं, लेकिन इन सवालों की तरफ रुख करें उससे पहले इस वक्त आपको बता दें कि अहम खबर आ रही है और ये खबर अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि यूक्रेन से जारी जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। हम आपको बता दें, पुतिन ने कहा कि रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा है और ये बहुत बड़ी बात यहां व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई है। तो पुतिन के बयान में बहुत सारे संदेश छिड़े हुए हैं, लेकिन कीव ने रणनीति बदलने के तहत घेराबंदी हमने की। सैन्य ठिकानों पर इस तरह से हमला करना हमारी चॉइस नहीं थी, लेकिन हमारे सामने ऑप्शंस नहीं थे। सैन्य ठिकानों को तबाह करने काम लगभग पूरा हो गया है। व्लादिमीर पुतिन साथ ही एक और बड़ी बात कही कि विशेष सैन्य अभियान शुरू करना यह एक कठिन फैसला था, लेकिन हमारे पास इसको लेकर ऑप्शंस मौजूद नहीं थे। यानी पुतिन यह संदेश दुनिया को देना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे कि यूक्रेन पर या दुनिया पर युद्ध की स्थिति बने, लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर। तो इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल की मीटिंग की है और यह मीटिंग कई मायनों में खास होती है क्योंकि ऑपरेशन गंगा में और ज्यादा तेजी कैसे लाई जाए इसको लेकर यहां पर विचार विमर्श जो है वो लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा यानी भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस हिंदुस्तान लाने का ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को लेकर आज ये एक अहम बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक में शामिल हैं। हाई लेवल मीटिंग है, तमाम अधिकारी तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां लगातार हम आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन गंगा को और ज्यादा तेज करने की बात जो है वो यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अपने आप में कई सारी जो खबरें हैं वो उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वॉर जोन से रिपोर्टिंग करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। और आज तक एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है बल्कि उन इलाकों में मौजूद है जहां पर युद्ध चल रहा है, जहां पर गोलीबारी लगातार हो रही है। हमारे संवाददाता राजेश पवार, जिनको आपने लगातार वहां से रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, आज उनका एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि वॉर जोन में रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो आज तक पर लाइव थे तो यूक्रेन की फौज ने उन पर बंदूक तान दी। न सिर्फ बंदूक तानी बल्कि उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका। उनकी जान को खतरा था, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लगातार वहां से रिपोर्टिंग करते रहे। लेकिन आपको यह वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि नंबर 1 बनना इतना आसान नहीं होता है और ये ग्राउंड से जब खबरें आप तक पहुंचाते हैं तो हमारे रिपोर्टर्स जान जोखिम में डालकर इन खबरों को लाते हैं। जरा देखिए अनकट वीडियो जिस वक्त वहां पर उनकी जान पर बनाई। अभी 5 मिनट पहले बहुत लंबे अंतराल के बाद, लगभग 15-16 घंटे के अंतराल बाद अभी 5 मिनट पहले 2 धमाके हुए हैं। अदरवाइज पिछले 15 घंटे से या इन जर्नलिस्ट एट लाइव टीवी नेट रिकॉर्डिंग एट लाइव टीवी। ओके, ही इज कॉलिंग मी, ही हैज कॉक्ड हिज वेपन। ओके, хорошо, he has cocked his weapon at me. Это live TV. Это live stream. Окей, хорошо. Да. Я журналист. Хорошо. It's okay. Я индус журналист. Давай, шевелись. Друг. Stay safe. Okay. Here? Там? Okay, хорошо. Can I say I'm 5 minutes? Okay, well, okay. Хорошо. We are right now being held on gunpoint because they do not know, they don't believe, they want to see the documents. It's okay, it's a militia. Хорошо, relax. Потом покажу. Так а что, чего ты оружием угрожаешь? Давай, разбирай. Не осталось только нажать. Ручки выкинь. Что он хочет? What he say? Oh, хорошо. Тут, пожалуйста. Карманом убери. Вы же понимаете, что вы сейчас понимаю, ты так плавал. Да там? Да. Окей, хорошо, relax. Я индус тебе друг, окей? Друг. They are taking me to a place, they want to check the documents, maybe taking me to their boss, but nothing to worry as such. I have documents. हाँ? तो ये बहादुरी की, दिलेरी की रिपोर्टिंग आपने राजेश पवार की देखी। राजेश के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और अहम खबर हम बताते हैं। इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है और यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। वो आरोप यह है कि अपने नागरिकों को मानव ढाल बना रहा है यूक्रेन।
यानी अपने नागरिकों को आगे रख के वो इस युद्ध में अपने आप को बचाना चाहता है। नागरिकों के पीछे नियो नाजी छिप रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन का ये एक गंभीर आरोप, युद्ध क्षेत्र से लोगों को नहीं निकलने दे रहे हैं। यानी वहां से जो पलायन की बातें आ रही हैं, वो लोगों के निकलने की बातें आ रही हैं, उसको लेकर आरोप यह है कि वहां पर नागरिकों को ढाल बनाया गया है और रशियन फौज उन पर अटैक ना करे क्योंकि वो आम नागरिक हैं, इसलिए नियो नाजी जो हैं उनके पीछे छिपे हुए हैं। तो कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो यहां पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच में हम राजेश पवार के पास चलते हैं और उनकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। राजेश, आपकी बहादुरी भरी रिपोर्टिंग की तारीफ समूचा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन जरा आज तक के दर्शकों को बताइए कि क्या स्थिति थी वहां पर, क्या कुछ हुआ था, कितना मुश्किल है वहां से रिपोर्टिंग करना? देखिए शुभांकर, मैं जो है कीव जू में गया था जानवरों के हालात चेक करने के लिए कि युद्ध के दौरान जो बेचारे मूक जानवर हैं वहां पे उनके साथ क्या बीत रही है। जब आदमियों के लिए खाना कम पड़ रहा है तो वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। तो जब मैं वापस आ रहा था जू से और मेरे साथ एक यूक्रेनियन दोस्त था जो मेरा कैमरामैन की तरह कर रहा था, क्योंकि मैं अकेला फोन से रिकॉर्ड करता हूं, तो उस वक्त जब मैं लाइव था और मैं क्योंकि फोन से लाइव होता हूं तो मुझे हाथ में उठा के कैमरा मुंह के सामने रखना पड़ता है। इससे दूसरे आदमी को प्रतीत होता है जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और यहाँ इस वक्त आप रिकॉर्डिंग करना या फोटो लेना पूरा जोखिम से भरा हुआ है। इवन जो सिविलियन लोग हैं, जो मिलिशिया भी नहीं है, वो भी आके आपके ऊपर झपटेंगे, क्योंकि यहाँ हर कोई इस वक्त बहुत सस्पिशियस है। एवरीबडी इज ऑन द एज, तो बहुत मुश्किल है। तो उन्हें लगा कि शायद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ किसी, आप कहीं की भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इस वक्त। तो ये मिलिशिया के लोग थे। अगर आर्मी हो तो थोड़े डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन मिलिशिया के लोग थे, हथियार हाथ में हैं, ये बहुत उत्तेजित रहते हैं और कई बार बहुत इरेशनल हो सकते हैं। तो वो उस आदमी मेरी तरफ राइफल लेके आया, उसने राइफल को कॉक किया और मेरे तरफ भाग के आ रहा था। वो मुझे लगा कि शायद उसे दिखाऊंगा कि मैं लाइव हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, तो समझ में आएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा रूड थे और बहुत एग्रेसिव थे। फिर मैंने कैमरा, जब आपको जो मेरी बात की बात सुन रही होगी, मैंने फोन को जेब में डाल लिया ताकि वो ना वो सुनने लगे कि मैं लाइव पे नहीं हूं, लेकिन मेरा ऑडियो चल रहा था। फिर उन्होंने जो लास्ट में जब कटी है बात, उन्होंने मेरे जो ईयरफोन्स हैं वो उसका प्लग मेरे फोन से निकाला और मुझे बोला कि मैं बिल्कुल चुप हो जाऊं, मुझे कुछ बोलने का भी वो नहीं है। वो मुझे अपने फिर वहां से कम 100 मीटर के आसपास अपना जो उनका हेडक्वार्टर था वहां लेके गए, बिठा के रखा। काफी उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए, मेरा पूरा फोन चेक किया कि इसमें कहीं मैंने किसी स्ट्रेटेजिक एरिया की या किसी आर्मी इंस्टॉलेशन की कोई फोटो या वीडियो तो नहीं बना रखी है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैंने एक महिला सैनिक का उससे थोड़ी देर पहले ही इंटरव्यू किया है सड़क के ऊपर, तो वो कुछ शांत हुए। और दूसरा, ये कहना कि मैं इंडियन हूं, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक प्लस पॉइंट है जो आपको बचाता है। यहाँ पे एकदम से वो शांत हो जाते हैं। तो 1 घंटे के बाद मेरे साथ उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की, पूछताछ जरूर की, लेकिन 1 घंटा वहां मुझे रहना पड़ा और 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। ओवर टू यू शुभांकर। जरा ये भी बताइए राजेश, क्योंकि गौरव सावंत के साथ भी कमोबेश ऐसी घटना हुई थी जहां पर उन्हें कैमरे को रख लिया गया। श्वेता सिंह, जिनका ये खबरदार शो है, जो इस कार्यक्रम को हर रोज यहां से करती हैं, वो भी अब वहां मौजूद हैं। आज तक की तमाम संवाददाता, पूरी टीम वहां पर मौजूद है। ऐसे में वहां से रिपोर्टिंग करना कितना खतरे भरा है, कितना जान को जोखिम में डालना है, क्योंकि वहां की स्थिति मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को थोड़ा बताएं ताकि उन्हें भी ये समझ में आए कि जो आज तक पर रिपोर्ट्स वो देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है। देखिए, जहां तक पश्चिमी यूक्रेन है वहां इस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जो पूर्वी यूक्रेन है, दक्षिणी यूक्रेन है और कीव है, इन शहरों में ऐसी स्थिति बहुत भयावह है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो रूसी एजेंट्स हैं या रूसी मिलिशिया हैं या रूसी स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, और उनको पहचान पाना यहाँ की आर्मी के लिए, पुलिस के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। तो वो हर किसी इंसान को जो कहीं भी कोई रिकॉर्ड कर रहा है या फोटो ले रहा है, शक की निगाह से देखते हैं। जो मेरे साथ मेरे यूक्रेनियन दोस्त थे, वो यूक्रेनियन पासपोर्ट होल्डर है, उनके पास यूक्रेन का पासपोर्ट है, लेकिन क्योंकि वो रूसी भाषा बोल रहे थे और रूसी भाषा बोलते हैं, उनके साथ बहुत बदसलूकी की इन लोगों ने। उनका सब कुछ, उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, सब कुछ दिखाया। वो यहाँ की शायद नेशनल आइस हॉकी टीम के प्लेयर भी हैं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ रशियन बोल रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा शक था उनको, और उन्होंने उससे कुछ शब्द बोले, यूक्रेन में बोलने के लिए बोले, जो वो बोल पाए तो बच गए। अदरवाइज ये लोग बहुत ज्यादा, यहाँ हालत खराब है। हर कोई हर किसी को बहुत सस्पिशन की नजर से देखता है। हम सफेद लोग नहीं हैं, हम गोरे नहीं हैं,
और हम जब बोलते हैं इंडियन है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ढाल है ये, जो हमें बचाता है किसी भी तरह के किसी रैश एक्शन से, किसी मिलिशिया के द्वारा या अनट्रेन्ड सोल्जर के द्वारा। ठीक है, राजेश आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को ये भी बता दें कि यहां पर जो ये मैप हम दिखा रहे हैं इसमें ये कीव जो है यहां पर अब तक हमला नहीं हुआ है, लेकिन कीव के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से फौज ने उसे घेर रखा है। और आलम यह है कि जैसे ही कोई आदेश मिलता है उसके बाद यह फौज कीव शहर पर टूट सकती है। वो क्रेमलिन का एक आदेश आएगा और उसके बाद जो ये कीव आपको अब तक एक खूबसूरत शहर नजर आ रहा है वो पूरी तरह से तबाह हो सकता है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ कीव पर रूस अब तक के सबसे तेज हमले कर रहा है, दूसरी तरफ युद्ध के मैदान से आज तक हर अपडेट पहुंचा रहा है आप तक। इनकमिंग मिसाइल का खतरा यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सीमित केवल राजधानी कीव तक नहीं है। हम लोग कीव के उन डिफेंसेस के पास खड़े हैं जहां से सुरक्षा का पहला घेरा है। ये लगभग 14 घंटे के बाद पहला सायरन बजा है अभी। इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। कीव में गोलियों और धमाकों की आवाज से जब लोग बंकरों में छिप जाते हैं तो वहां की सड़कों से लाइव धमाके हम आपको सुनवाते हैं। एयर डिफेंस रडार्स हैं या दूसरे जो रडार्स लगे हुए हैं एयर मूवमेंट को देखने के लिए, उन्होंने कोई मूवमेंट देखी हवा में, चाहे वो जहाज हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकते हैं, और जब वो ये मूवमेंट रडार कैच करता है शहर से कुछ किलोमीटर दूर, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर दूर, तो ये नागरिकों को चेतावनी देता है कि आप बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं या कहीं शरण ले लें जहां अगर एयर स्ट्राइक होती है आप सुरक्षित रह सके। रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। अब यहाँ पर आखिरी और भयानक हमले के आदेश मिलने का इंतजार है। कीव के रक्षा तंत्र की बाहरी दीवारें रूस के तोपों ने गिरा दी। कीव से लगा इरपिन बर्बाद हो रहा है। कीव के बाहरी इलाकों में बसे शहर रूस की बमबारी से तबाह हो गए हैं। बोरोडियांका की तबाही की तस्वीरें इस युद्ध की सबसे भयानक तस्वीरों में से एक है। रूस जब हमले कर रहा है तो किस पैमाने पर मिसाइलें गिरा रहा है, इसकी ये तस्वीर देखिए। आग और धुएं का गुबार ये बताता है कि बम कितना शक्तिशाली था। हम कीव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग कीव छोड़कर, खार्किव छोड़कर, पूर्वी हिस्से को छोड़कर पश्चिमी हिस्से में आ रहे हैं। ये स्थिति ऐसी है। पोलैंड जैसा देश जिसने कह दिया था कि हम वीजा भी नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, पासपोर्ट्स हैं कि नहीं, उस देश में भी स्थिति ऐसी है कि उसके बॉर्डर पर आपको लोग नजर आ जाएंगे। वॉलंटियर्स बहुत हैं जो अलग अलग देशों से आ रहे हैं, यूरोप के या फिर अमेरिका के, जो आकर वहां पर खाना पीना, फर्स्ट एड, ऐसी चीजें दे रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। ये धमाका चेरनिहिव में किया गया। चेरनिहिव में रूस और यूक्रेन के बीच भयानक लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने रूस के कई हवाई हमलों को नाकाम भी किया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने जारी की। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को मार गिराने के दावे की सच्चाई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ओडेसा में रूस के हमले यूक्रेन की मुसीबत बने हुए हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस ने हवाई हमला करके एक ब्रिज को तहस नहस कर दिया ताकि ये रास्ता बंद हो जाए। कीव के रास्ते में आने वाले शहर बिलात्सेरकवा में रूस ने भीषण बमबारी की। बमबारी के बाद की हालात की ये तस्वीरें भयानक थी। यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज 10वां दिन है। जिस युद्ध को 4 दिनों में जीत लेने का अंदाजा लगाया गया था वो गलत साबित हुआ, क्योंकि यूक्रेन के नागरिक रूस के सैनिकों के सामने आ गए। अलग अलग देशों से करीब 60,000 यूक्रेनी लोग वापस अपने देश लौटे हैं जो रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं।
यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें यूक्रेन के शहरों में आम हो गई। सैन्य काफिले के आगे खड़े आम नागरिकों से सैनिक नहीं भिड़ना चाहते तो उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आते। इसी तरह की एक तस्वीर मेलिटोपोल में भी सामने आई, जहां रूस के सैनिकों को जनता की वजह से पीछे हटना पड़ा। हालांकि वो हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए। कीव से कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, राजेश पवार और श्वेता सिंह, आज तक। हम आपको बता दें कि यूक्रेन में कई शहर ऐसे हैं जहां पर अभी तक हमला नहीं हुआ है, हालांकि डर का माहौल जो है वहां भी बना हुआ है। ऐसा ही एक शहर लवीव है, जहां पर हमारी संवाददाता श्वेता सिंह लगातार दिन भर मौजूद थी। और इस शहर की आप बात करेंगे तो यूक्रेन के प्रमुख शहरों में इसका भी नाम सामने आता है। इस शहर में अब तक हमला नहीं हुआ है, यहां पर बड़ी संख्या में लोग पलायन कर जा रहे हैं, लेकिन यह शहर और यहां के लोग भी डर के साए में जी रहे हैं। वो डर है कि यहां पर कभी भी कोई हमला हो सकता है। अगर हमला होगा तो इस शहर का क्या होगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जो हर किसी के मन में हैं। श्वेता सिंह, जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह लवीव में थी, हालांकि शाम होते होते वो राजधानी कीव पहुंची, लेकिन लवीव में उन्होंने क्या देखा, जरा देखिए श्वेता की जुबानी लवीव शहर की कहानी। शुरुआती दौर में सबसे पहले जब रूस हर तरफ आक्रमण कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी कहीं भी उसका प्रहार आ सकता है, तब ये इलाका कुछ हद तक जद में आया था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अब यहाँ के लोग जो है, अब इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। आपको रात भर इस बर्फबारी के साथ रात भर खुले में रात गुजारते लोग नजर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग। तो ये बहुत ज्यादा प्रहार देख रहा है जो कुछ चल रहा है उसका, उसी के साथ तैयारियां हो रही है। बहुत ऐतिहासिक शहर है, इस वजह से इस तरह की जो मूर्तियां हैं, इसके लिए जो लोग हैं यहाँ पर वो कैमोफ्लेज नेट्स बनाने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें ढका जा सके अगर रूस की तरफ से आक्रमण हो और प्रहार किया जाए यहाँ की संस्कृति पर। बिल्कुल संस्कृति पर प्रहार देख रहे हैं यहाँ के लोग, और इसीलिए गुस्सा आपको हर ओर दिख जाएगा रूसी आक्रमण के लिए। नारे यहाँ पर लिखे रहते हैं कि रूसी सैनिकों के लिए कि अपने घर की तरफ जाओ, अपने परिवार की चिंता करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आए तो हम सड़कों पर खड़े रहेंगे अपनी रक्षा करने के लिए। यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं जितनी भी, वो सारी फैक्ट्रीज आज की तारीख में टैंक ट्रैप्स या फिर जो बैरिकेड्स ऐसे होते हैं जो आप दूसरे विश्व युद्ध के समय देख सकती थी, वो सारी चीजें वो यहाँ पर बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। यानी कामकाज रुका तो वो अपने देश की रक्षा के लिए लग गए। तो यहाँ की परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं, लेकिन मौसम जो है वो बद से बदतर यहाँ पर होता जा रहा है। पलायन की लंबी लाइनें, क्योंकि हम पैदल चलकर चित्रा दाखिल हुए यूक्रेन में। हमारे पास जो वीजा था उसे वहां पर चेक किया गया, आने वाला कोई नहीं था, आने वाले सिर्फ हम थे, मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन और मैं। हम लोग सड़क के रास्ते यहां पर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कतारों को देख रही थी तो लंबी कतारें लोगों की, बच्चों की, जो पता नहीं कहां से चल कर यहां पर पहुंचे थे, जो देखने में संपन्न जरूर लगते थे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या उनके साथ होने वाला था वो कोई नहीं जानता था। तो गीता मोहन और मैं श्वेता सिंह यहाँ पर इस समय लवीव में मौजूद हैं। ये यहाँ का ओल्ड सिटी स्क्वायर कहा जाता है और बहुत ही खूबसूरत आप हर तरफ देखिए। लेकिन अभी क्या है, जितनी भी यहाँ पर मूर्तियां हैं सबको कवर किया जा रहा है। मतलब गीता, मुझे हमेशा मन करता था कि मैं यूरोप में बैक पैकिंग जाऊँ, सिर्फ एक हैंडबैग लेकर और यूक्रेन देखूँ, यूक्रेन ही देखूँ यूरोप के एडिशन में। लेकिन आज जब यहाँ पर आ रही हूँ, देखिए बर्फबारी हो रही है, बर्फ पड़ रही है यहाँ पर, बहुत तेज ठंड, बहुत ज्यादा है, माइनस में लगातार यहाँ पर तापमान। लेकिन क्या स्थिति है, सिर्फ शरणार्थी आपको हर बिल्कुल रेफ्यूजीज है, बहुत सारे जो ईस्टर्न यूक्रेन से आ रहे हैं श्वेता, लेकिन बहुत सारे लवीव के भी हैं जो डरे हुए हैं क्योंकि पुतिन रुक नहीं रहा है। रूस का एग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी ईस्टर्न फ्रंट में है, नॉर्दर्न में पहुंच गया है और इनको लगता है कि लवीव में भी पहुंच गया है। क्योंकि दो देशों की लड़ाई होती है तो कौन सही है कौन गलत है नहीं होता है। वहाँ पर हर एक व्यक्ति का जीवन जो है वो पूरी तरीके से व्यक्त होता रहता है। हम सड़क के रास्ते यहाँ पर पहुंचे, हम बॉर्डर को मतलब पैदल क्रॉस किया। ये तो एक बैग आप हमारी पीठ पर देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा बैग, चूंकि आपको पता नहीं कितने दिन तक युद्ध क्षेत्र में रहेंगे। कपड़े नहीं, लेकिन आप खाने पीने की चीजें अपने साथ रखते हैं, थोड़ा बहुत पानी जितना भी आप रख सकते हैं, जो लेकर हम आ रहे थे वहां से। हम इकलौते थे जो इस तरफ पार कर रहे थे। जी, गाँव को देखते हुए लंबे लंबे क्यूज एंड लाइन्स ऑफ गाड़ियों को देखते हुए
बसेस को देखते हुए औरतें बच्चे चलते हुए बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। पलायन किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो श्वेता सिंह और गीता मोहन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लगातार आज तक के तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और इन्हीं में से एक संवाददाता है राजेश के पास वापस चलते हैं। राजेश, आप कीव शहर में मौजूद हैं, जरा बताइए कि क्या आज 10वें दिन भी वहां पर सायरन बज रहे हैं? सायरन बज रहा है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, सन्नाटा है चारों तरफ। ये देखिए सड़क पे कैसे ऑब्स्टेकल्स लगा रखे हैं, सड़क के ऊपर, ये सड़क के ऊपर लगा रखे हैं ताकि कोई गाड़ी आए तो पंक्चर हो जाए। और ऊपर एयर वार्निंग सिग्नल चल रहा है, अभी सायरन चल रहा है। ऊपर एयर वार्निंग सायरन चल रहा है, नीचे सब ऑब्स्टेकल्स लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ इनके साथ साथ ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारे हेजहॉग्स जो लोहे के ऑब्स्टेकल्स हैं लगे हुए हैं टैंक के लिए। और पीछे कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, उसके ऊपर सैंड बैग्स रखे हुए हैं ताकि वहां से फायरिंग की जा सके, सोल्जर्स के पीछे से खड़े होके फायरिंग कर सके जरूरत पड़े तो। देखिए आप, नजर आ रहा है पीछे सारा ये। जी राजेश, आपने ये रिपोर्ट दिखाई, ये रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है क्योंकि शहर भर में किलेबंदी कर दी गई है। लेकिन जरा दर्शकों को यह समझाइए कि 10 दिन जब युद्ध होने को है तो वो रशिया जो यूक्रेन की सरजमी पर है उसने हासिल क्या किया अब तक? क्या उससे नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, जरा समझाइए। देखिए, पिछले 10 दिन में जो ये वॉर हुई है, ये रूस ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है। नॉच बाय नॉच, कदम बाय कदम उन्होंने इस वॉर को एस्केलेट किया है और जब जरूरत पड़ी है डीएस्केलेट किया है। जैसे उदाहरण देता हूं आपको मैं, कल यहाँ लगभग 30 से 35 धमाके हुए थे। उनमें से कुछ क्रूज मिसाइल्स के थे और ज्यादातर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या मीडियम आरटी के धमाके थे। लेकिन आज यहाँ सिर्फ 2 या 3 धमाके हुए हैं, बड़े धमाके इस शहर में सुनने में आए हैं। उसके अलावा यहाँ बिल्कुल शांति रही है। तो रूस ने इस लड़ाई को अपने हिसाब से एस्केलेट और डीएस्केलेट किया है। उसने अचीव क्या किया है, पहले हम मिलिट्री अचीवमेंट देखते हैं। रूस ने पूर्व में और दक्षिण यूक्रेन में काफी बड़ी टेरिटरी पर, काफी बड़े इलाके पर इस वक्त कब्जा कर लिया है। उसने चेरनोबिल पे कब्जा कर लिया है, उसने ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कब्जा कर लिया है और तीसरा पावर प्लांट जो उससे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा लुगांस्क और दोनेत्स्क में उसने कम से कम 70 से 80 किलोमीटर यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर तक अपनी फौजें ले आया है और उस पे उसका पूर्णतः कब्जा हो चुका है। ये थी उसकी मिलिट्री अचीवमेंट। अभी उससे भी ज्यादा अहम है उसके डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। देखिए, ऑन द थॉट ऑफ डिप्लोमेसी, अगर आप किसी का बयान सुन लें जी, 2 दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने जो पुतिन से बात करके बोला था कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने से फ्रांस की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा जर्मनी भी लगातार प्रेसिडेंट बाइडेन, बिल्कुल राजेश, जो बातें आप कह रहे हैं यही बातें कमोबेश लोग भी पशुपेश में हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं उनकी जीते, कुछ उनकी जीते, लेकिन इनके बीच में एक अहम खबर इस वक्त आ रही है आज तक पर। और खबरदार में बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह है कि ब्रिटेन को रूस ने चेतावनी दी है। साफ सीधे सरल शब्दों में चेतावनी दी गई है, यूक्रेन को ब्रिटेन की सैन्य मदद हम नहीं भूलने वाले हैं। ये बड़ी बात रूस की तरफ से कही गई है कि जो आपने सैन्य मदद की है उसे हम नहीं भूलने वाले हैं। ब्रिटेन पर यूक्रेन के, आपको बता दें, राष्ट्रवादियों से सहयोग का आरोप लगा है और उसके बाद रूस ने यहां पर यह बड़ी चेतावनी दी है कि इस चीज को हम यहां पर भूलने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे तो हम नहीं भूलने वाले हैं। यह चेतावनी साफ लफ्जों में कह दी गई है। तो एक तरफ दुनिया के तमाम मुल्क हैं जो लगातार रूस से कह रहे हैं कि आप वापस लौट आइए, और उधर रूस अब खुलकर कहने लगा है, व्लादिमीर पुतिन खुलकर कहने लगे हैं। उनकी तरफ से जो लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सख्त हैं और सीधा संदेश दिया जा रहा है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है, चाहे नो फ्लाई जोन को लेकर बात की जाए या सैन्य मदद की बात की जाए या बाकी विषयों की, हर एक विषय पर रूस अब खुलकर कह रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो इसे हम सीधे सीधे रूस की संप्रभुता पर हमला मानेंगे और इन बातों को हम ना दरकिनार करेंगे ना भविष्य में हम भूलेंगे। हम आपको बता दें इस वक्त एक और अहम खबर, तो एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, खबरदार में एक और बड़ी खबर जिससे आपको करना है मैं खबरदार। यूक्रेन की सेना की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि हमने एक और रूसी विमान को मार गिराया है। तो यह नई जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें,
यूक्रेन आज पूरे दिन लगातार ये दावे करता रहा कि हमने एक के बाद एक एयरक्राफ्ट को पकड़ा, लेकिन इस बार दावा जो है वो बड़ा है। और वो दावा बड़ा इस लिहाज से है क्योंकि एक पायलट के पकड़ने का भी जिक्र किया है। कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस का ड्रोन गिरा दिया। तस्वीरें जारी की गई। इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं, यहां पर ये प्लेन जो है ये जलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कहा गया कि 2 रूसी प्लेन और 1 हेलीकॉप्टर आज यूक्रेन की सेना ने युद्ध के 10वें दिन मार गिराने की बात कही गई है। तो ये अपने आप में खबर जो है ये बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, 2 सवाल आपसे मेरे। एक सवाल तो ये कि किस प्रकार की मुश्किलों का सामना वहां रिपोर्टिंग करते वक्त, क्योंकि आपको लेकर भी खबरें आ रही थी, कुछ परेशानियां हुई, और युद्ध के 10वें दिन किसने क्या खोया, क्या हासिल किया, किस ओर जाता ये युद्ध आपको नजर आ रहा है? शुभांकर, इस समय जो बड़ी खबर है वो ये है कि यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने रूस का कुल मिला के 64 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उनकी एयर डिफेंस बैटरीज बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और इसका खामियाजा रूस को उठाना पड़ रहा है। एक तस्वीर जारी की गई है यहाँ के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने एक सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके एक मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। इससे पहले दावा किया गया था कि एक Su-27 लड़ाकू विमान को भी, सुखोई 27 लड़ाकू विमान को भी उन्होंने गिराने का दावा किया था। तो ये दावा कर रहा है इस समय यूक्रेन की वो पलटवार कर रहा है एक जबरदस्त तरीके से। हालांकि इस समय राजधानी के कई इलाकों में बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि अंदेशा ये है कि अब से थोड़ी ही देर में एक हमला हो सकता है रूस की तरफ से, जिस तरह से रूस की सेनाएं 3 तरफ से आगे बढ़ रही है। तो शुभांकर, आज की रात और आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं यहाँ राजधानी कीव के लिए। हर तरफ अगर आप देखें तो केवल सन्नाटा ही सन्नाटा, केवल अंधकार ही अंधकार। बड़े बड़े 5 सितारा होटल, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, मॉल सब इस समय यहाँ बंद पड़े हैं। और रात में मतलब जो बहुत चमकता था कीव, आज वो चमक दमक बिल्कुल गायब है, बस सन्नाटा और अंधकार। शुभांकर, नहीं तो गौरव, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आज तस्वीर जो है वो भी यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है, तो इससे ये माना जाए कि रूस के सब्र का इम्तिहान खत्म हो गया, या उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा जो है उसका सही समय यहां पर आ गया, या जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें रूस ये करने को मजबूर है। इसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं इस खतरे का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? मतलब वो हमें पहले से पता था कि आप 10 बजे से। शुभांकर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि आने वाले समय में इस समय क्या होगा। क्या रूस के सब्र का बांध टूट चुका है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, या रूस अभी प्रतीक्षा कर रहा है कि किस तरह से रूस अब एक तरह से अपने आप को संगठित करके फिर वार करेगा यहाँ पर? ये अभी तय नहीं है क्योंकि कुछ धमाके हो रहे थे, लेकिन 2 जगह सीज फायर भी हुआ 5.5 घंटे का, ताकि रसद सामग्री पहुंच सके, लोगों को वहां से निकाला जा सके। अब उम्मीद ये है कि यही रसद सामग्री अब मारियोपोल के बाद अगर खार्किव के इलाके में जाने लगे या सुमी के इलाके में जाने लगे तो वहां से लोगों को निकाला जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह से ऐसा करके वो दूसरी तरफ तेजी से वार करेगा यहाँ राजधानी कीव पर, इसकी प्रतीक्षा अभी हो रही है। हालांकि यहाँ के रक्षा मंत्रालय का यह कहना है शुभांकर कि जो 63 किलोमीटर लंबा काफिला आ रहा था, 3 जगह उसको पकड़कर 3 जगह उस पर भी वार किया गया है और इसीलिए वो काफिला आज आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि दावा यह है कि वो कीव के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया, मतलब कीव के बाहरी छोर तक पहुंच गया, पहली बात। दूसरी बात, रूस की तरफ से जो जबरदस्त वार हो रहा है इस समय, जबरदस्त वार वो हो रहा है इरपिन के इलाके में। इरपिन आउटस्कर्ट्स पर है, मतलब मान लीजिए जैसे दिल्ली से सटा नोएडा, वैसे कीव से सटा इरपिन है। इरपिन पर वो वार हो रहा है, आसपास के 2 और जगहों पर वार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कीव पे अभी वो बड़ा हमला शुरू नहीं हुआ है शुभांकर जी। चेरनीहिव में आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, पड़ोस में वो इलाका है। ऐसे में कीव को लेकर क्या इस प्रकार की बातें हो रही हैं और क्या वहां पर जो माहौल है वो आज रात को लेकर, क्यों आप बार बार ये शब्द को जो आपने कहा कि आज रात वहां बहुत भारी हो सकती है, इसको लेकर क्या वजह है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कीव को बचाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, वो आखिरी पड़ाव होगा जहां पर हमला किया जाएगा जब रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।
आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ये तनाव इस समय यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि चर्निहिव बहुत पास है कीव के। चर्निहिव में हमला शुरू हो गया है, इरपिन पे हमला शुरू हो गया है, आसपास के 4 बड़े जगहों पर हमला हो रहा है, ओस्टोमिल पर हो चुका है। तो चारों तरफ से कीव को घेर कर हमले आसपास के इलाकों में होने लगे हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में, जिस तरह हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, आसपास के इलाकों में लोग अब शहर छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूं शुभांकर, ये देखिए, हम आज तक के दर्शकों को इस समय दिखाना चाहते हैं कि देखिए बर्फ पड़ रही है, बहुत ठंड है और आगे केवल सन्नाटा ही सन्नाटा, अंधकार ही अंधकार। ये है कीव आज की रात। इस समय ये तस्वीर हम आपको कीव की दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं दिख रहा, किसी भी इमारत में देखिए लाइट आपको नहीं दिख रही है। ये स्थिति है इस समय राजधानी कीव की और ये डर का माहौल है इस समय राजधानी कीव में। शुभांकर जी, गौरव, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। लगातार आप लोग बहादुरी वाली रिपोर्टिंग लगातार आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या ये सन्नाटा, क्या ये अंधेरा जो गौरव यहां दिखा रहे थे, ये आज के कीव की यूक्रेन की हकीकत है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल जिस नाटो या अमेरिका के दम पर इस युद्ध की शुरुआत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की, आज उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम आपको बता दें कि जेलेंस्की ने नाटो से, अमेरिका से यह कहा था कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नाटो में जितने भी 30 देश हैं, सर्वसम्मति से जेलेंस्की के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो फिर यह हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आएगा। अब सोचिए, यह अंधकार जो हम आपको दिखा रहे थे, क्या यही अंधकार यूक्रेन के भविष्य पर नजर आ रहा है? क्योंकि इस बयान के बाद जेलेंस्की के पैर के नीचे जमीन खिसक गई, अकेले पड़ गए। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं दुश्मन से ज्यादा खतरनाक धोखेबाज दोस्त होता है। एक बार फिर यूक्रेन के लिए रूस से बड़ा दुश्मन नाटो और अमेरिका साबित हुआ है, जिसके कहने पर जेलेंस्की ने पुतिन से पंगा लिया और अब नाटो देशों ने यूक्रेन से मुंह मोड़ लिया है। नाटो के धोखे पर जेलेंस्की भड़क उठे हैं। आज नाटो सम्मेलन था, कमजोर सम्मेलन, कंफ्यूज सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जहां हर कोई सोचता है कि यूरोप की आजादी की लड़ाई पहला लक्ष्य नहीं है। जब रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव और कई बड़े शहरों को घेर लिया है, जब यूक्रेन पर रूसी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, तब नाटो देशों ने जेलेंस्की को एक और धोखा दिया और यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया। दरअसल जेलेंस्की चाहते थे कि नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू किया जाए, नाटो यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजें और नो फ्लाई जोन में आने वाले रूस के विमानों को मार गिराए। जेलेंस्की का प्लान था कि ऐसा होने से रूसी मिसाइल और लड़ाकू विमान यूक्रेन में तबाही नहीं मचा पाएंगे। लेकिन जेलेंस्की के इस प्लान को एक्टिव करने से नाटो पूरी तरह हट गया। Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж... चाहे आम जिंदगी हो या फिर दो देशों के बीच लड़ी जा रही जंग, एक बात तो साफ साफ निकल कर आती है, वो ये कि जंग किसी और के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है और ये यूक्रेन को अब साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में उसे लगा कि शायद अमेरिका मदद के लिए आ जाएगा, शायद नेटो देश मदद के लिए आएंगे, शायद रूस के खिलाफ पूरा का पूरा जो यूरोप है वो एकजुट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 10 दिन बीत गए हैं और ये लड़ाई जारी है। प्रतिबंध तो आ रहे हैं बाकी देशों के तरफ से, लेकिन ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में ही नजर आ रही है। नाटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार करके यूक्रेन को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया है। नाटो को डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो रूस बुरा मान जाएगा और अगर नाटो देशों ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजे तो यूरोप में महायुद्ध छिड़ जाएगा।
allies agree that we should not have NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory. तो इसका मतलब यह हुआ कि रूस के फाइटर जेट्स और मिसाइलें इसी तरह यूक्रेन के शहरों को तबाह करती रहेंगी और नाटो कुछ नहीं कहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन ने जिसके भरोसे रूस जैसे बड़े देश से पंगा लिया, उस नाटो और अमेरिका ने अब पल्ला झाड़ लिया। लेकिन यूक्रेन अभी भी रूस के आगे सीना चौड़ा करके खड़ा है। लेकिन नाटो भीगी बिल्ली बन चुका है और अमेरिका तो हमेशा से ही सिर्फ अपना फायदा देखता है। One of the responsibilities we have, even as we are doing everything we can to give the Ukrainian people the means to defend themselves effectively against Russia, we also have a responsibility, as the Secretary General said, to ensure that the war doesn't spill over even beyond Ukraine. And again, because I think he put it so well, as he noted, the only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that could lead to a full-fledged war in Europe. President Biden has been clear that we are not going to get into a war with Russia, but we are going to tremendous lengths with allies and partners to provide Ukrainians with the means to effectively defend themselves. And of course, we're seeing every single day their extraordinary heroism, as well as very real results in what they're doing to achieve that. नाटो और अमेरिका की यूक्रेन से ऐसी बेरुखी की उम्मीद तो खुद रूस को भी नहीं रही होगी, जिन्होंने जेलेंस्की को मैसेज दे दिया है कि यूक्रेन को बचाने की खातिर वो रूस से युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जिन्हें पुतिन पहले ही धमका चुके हैं। A few very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create. जो जेलेंस्की बार बार नाटो में शामिल होने की बात करते थे, आज वो नाटो को बद्दुआएं दे रहे हैं, जिन्होंने रूस के खिलाफ जेलेंस्की को पहले खूब उकसाया और जब साथ देने का मौका आया तो धोखा दे दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ ये दुनिया देख रही है और यूक्रेन भुगत रहा। लिलीव से श्वेता सिंह, कीव से कैमरा पर्सन पवन कुमार, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव भी चल रहे हैं, वहां पर अक्सर आपने सुना होगा नेताओं कहते हुए कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूक्रेन के साथ अमेरिका नेटो ने शायद यही किया है। खैर, नो फ्लाई जोन घोषित करने की जो मांग थी उसे ठुकराया गया है। अब ये नो फ्लाई जोन क्या होता है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 3 बार ये घोषित हुआ है नो फ्लाई जोन। कब कब हुआ है हम आपको समझाते हैं। 1991 में इराक और खाड़ी युद्ध जो था, वहां पर अमेरिका और नाटो ने खाड़ी युद्ध के दौरान इराक में नो फ्लाई जोन का नियम जो था वो लागू कर दिया था। साल 1992 और 93 के बीच में बोस्निया में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन बना दिए गए थे। और फिर साल 2011 में लीबिया में जब सिविल वॉर हुई थी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नो फ्लाई जोन वहां पर घोषित कर दिया था। इसका मकसद था कि नागरिकों पर गद्दाफी की सेना के हवाई हमलों को रोकना। अब नाटो को डर क्या है आपको समझना वो भी जरूरी है। नाटो का डर यह है कि अगर वो नो फ्लाई जोन घोषित कर देते हैं तो ये रूस से सीधे सीधे युद्ध की बात हो जाएगी और अभी जो तनाव यूक्रेन तक सीमित है वो कहीं यूरोप तक ना फैल जाए। इस वजह से डर रहे हैं वो, लेकिन वजह और भी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर यूक्रेन के लिहाज से अगर यह देखा जाए तो एक बहुत बड़ा झटका है और यही वजह है कि जेलेंस्की ने यह बयान दे दिया कि देखिए क्या हमारे लोगों के कत्लेआम के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन नो फ्लाई जोन जो ये घोषित किया गया है ये दिलचस्प कहानी है यूक्रेन के लिहाज से, क्योंकि यूक्रेन जिनके कहने पर लड़ने आया आज वो उसके साथ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में प्रोपेगेंडा वार का दौर है, वो भी लगातार जारी है और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आजकल यूक्रेन के नागरिक भी इसी प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए रूस को जवाब देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए यूक्रेन के लोग तबाही के वीडियो जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में रूस की छवि जो है उसे खलनायक के तौर पर बनाकर पेश किया जा रहा है। पूरी दुनिया की संवेदनाएं यूक्रेन के प्रति बढ़ गई हैं। टैंकों के सामने यूक्रेनी नागरिकों के खड़े जाने की घटनाएं हो जाएं या फिर अलग अलग शहरों में आम लोगों का रूसी सैनिकों के सामने प्रतिरोध।
ये हर तस्वीर जो है, ये हर वीडियो, यूक्रेन की हर बात इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है और उसके बाद पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। आधुनिक दौर में ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज भी है, लेकिन मैसेजिंग के लिहाज से, प्रोपेगेंडा के लिहाज से शानदार भी है। यूक्रेन की संचार वाली रगों में इंटरनेट की सप्लाई लगातार हो रही है और इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि एक अमेरिकी कंपनी का हाथ है और इसी वजह से यूक्रेन के शहर भले ही ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन वहां पर इंटरनेट और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में यूक्रेन रूस के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे पहुंच गया है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2 तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है। एक युद्ध जो लड़ा जा रहा है वो हथियारों के दम पर, और दूसरा युद्ध जो है वो प्रोपेगेंडा के तौर पर लड़ा जा रहा है, जिसका कई सारे सबूत जो हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन को अमेरिका से किस तरह से आसमानी मदद मिल रही है, हम आपको ये भी ग्राफिक जरिए दिखाते समझाते हैं। युद्ध के माहौल के बीच में साइबर अटैक की वजह से यूक्रेन के कई शहर ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सर्विस जो है वो डाउन हो गई थी। इसी दौरान यूक्रेन की सरकार को यह चिंता होने लगी कि अगर इंटरनेट कहीं पूरी तरह से बंद हो गया तो यूक्रेन में रूस की तबाही का सच पूरी दुनिया के सामने आने से शायद वो रुक जाएगा। इसीलिए यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने अमेरिकन कंपनी स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क से ट्वीट करके मदद मांगी। और फिर बस क्या था, 24 घंटे के अंदर स्पेसएक्स ने स्टारलिंक सर्विस को यूक्रेन में एक्टिव करवा दिया। यूक्रेन जिस तरह रूस के साथ इंफॉर्मेशन वॉर लड़ रहा है, उसमें उसके लिए वरदान साबित हो गया। जिस तरह से दोनों तरफ से सूचनाओं और जानकारियों की फायरिंग हो रही है, उसमें यूक्रेन का इंटरनेट से जुड़े रहना एक बहुत बड़ा दांव हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि स्टारलिंक सर्विस क्या है और यह सर्विस आखिर काम कैसे करती है। हम आपको बता दें कि स्टारलिंक स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो फाइबर ऑप्टिकल केबल के बिना हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराती है। आप इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो स्टारलिंक का हाई स्पीड वाईफाई भी इसे आप कह सकते हैं। इस सर्विस के लिए स्पेसएक्स अपने रॉकेट के जरिए स्टारलिंक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें स्थापित कर देता है और इसके बाद धरती पर जिस इलाके में भी इंटरनेट की जरूरत होती है वहां पिज्जा बॉक्स के आकार वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना सेटअप कर देता है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि इस समय स्पेसएक्स के लगभग 2000 स्टारलिंक सैटेलाइट एक्टिव हैं जो धरती के किसी भी हिस्से में इंटरनेट सुविधाएं दे सकते हैं। फिलहाल स्टारलिंक सैटेलाइट दुनिया के 29 देशों में इंटरनेट सर्विस दे रहा है और यही वजह है कि भयानक तबाही के बाद भी यूक्रेन में इंटरनेट जो है वो जिंदा है और यूक्रेन वासियों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। लेकिन युद्ध में कई और चीजें भी हैं जो मायने रखती हैं और उसमें से एक चीज है विल पावर, इच्छा शक्ति, अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश से लगाओ, अपनी सभ्यता को लेकर लगाओ। यूक्रेन में आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हम आपको बता दें कि यूक्रेन में हमारे संवाददाता जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक बच्ची से उनकी मुलाकात होती है। तस्वीर उस बच्ची की हम आपको दिखा रहे हैं। ये बच्ची पहले तो किसी और पेशे में थी, लेकिन उसके बाद देश प्रेम ने इसे फौजी बना दिया। आज तक के संवाददाता राजेश पवार ने इनसे बातचीत की। उस बातचीत में देखिए कैसे देशभक्ति का जो भावना है वो यूक्रेन वासियों के अंदर इस वक्त कूट कूट कर भरा है और यही वजह है कि यूक्रेन लड़ रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और दुनिया भर में उसके नागरिकों की प्रशंसा भी देखने को मिल रही है। I'm here with a Ukrainian soldier, a girl, a very young girl who is fighting for her country, for Ukraine. And she has been very kind to give this interview to me. I'm right now standing on the outskirts of Ukraine, of Kyiv, on near a military checkpost. May I know your name, please? My name is Alina. Alina, please. Okay, Alina, how old are you? How old are you? So what to be late? Like 26. 26. And what were you doing before the war started? What was your job? I worked in marketing. You were in marketing. And for how long did you join army now? For how many days back? Just as soon as the war started. So as soon as the war started, you joined the army. And how has been your experience? तो देश और दुनिया की तमाम खबरों से हम आपको करते रहेंगे खबरदार, लेकिन आज खबरदार वॉर रूम से इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।